स्थितिज ऊर्जा क्या होती है पहले तो ये बताइए। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? मैंने बताया था किसी आवेशों के निकाय को बनाने के लिए किया गया कार्य। क्लियर है? और पहले हमने किया था दो आवेशों के लिए। एक आवेश तो था कौन सा? Q1। और दूसरा आवेश कौन सा था? Q2। कितनी डिस्टेंस पे ला करके रखा था? इसके लिए U की वैल्यू आई थी U बराबर K Q1 और Q2 बटे में क्या आया था? R। समझ में आ गई बात? ये U की वैल्यू आ गई। U होती है कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अब प्रश्न ये है क्या सर ये स्थितिज ऊर्जा माइनस में भी हो सकती है क्या? बताइए, हो सकती है क्या स्थितिज ऊर्जा माइनस में? अगर दोनों, अगर देखो Q1 की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। और Q2 की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए U की वैल्यू कितनी हो जाएगी? U की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस। समझ में आया? U की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस में। और अगर इसमें से दोनों ही अगर नेगेटिव हो जाते हैं, है ना, अगर Q1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, Q2 भी क्या हो जाए? नेगेटिव, तो ये U का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? मतलब सिमिलर चार्जेस होंगे तो U का मान पॉजिटिव आएगा, और ऑपोजिट नेचर के चार्ज होंगे यानी विपरीत क्या होंगी? प्रकृति, तो U का मान क्या आएगा? नेगेटिव। तो ध्यान रखना, कोई पूछे कि भाई स्थितिज ऊर्जा माइनस में हो सकती है क्या? हो सकती है। माइनस में भी ऊर्जा माइनस में हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। और जब टोटल करोगे तो जो माइनस वाली होगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और जो सारी प्लस वाली हैं वो सारी जुड़ जाएंगी। जैसे न्यूमेरिकल करने के लिए काम में आएगा, तो ध्यान रखना है मेरे। समझ में आया? अब अपने को करनी है किसके लिए, ये ध्यान रखना है। ये क्या, ये फॉर्मूला काम आएगा मेरे बार बार, तो ये अपने को ध्यान रखना है। जब भी मैं Q1 को Q2 के पास में ला करके रखूंगा, कितनी दूरी पर? R दूरी पर, तो आप लिखोगे किया गया वर्क डन होगा W बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? और अब अपने को करना है नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट के अंदर आप अब टॉपिक डालो नया, एक से अधिक आवेशों के लिए, सॉरी एक नहीं, कितने थे? नहीं, दो तो करवा दिए ना मैंने। दो के बाद दो से अधिक, है ना? नेक्स्ट लिखो दो से अधिक, दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये टॉपिक का नाम लिखो। दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसका साइज कैसे कम करेंगे? नेक्स्ट देखो अब करना क्या है। मैं क्या कर रहा हूं, देखो इधर ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर ला करके कितने चार्ज रखे हैं? 3। यहां पर रख दिया Q1, ठीक है, और यहां रख दिया, चलो इधर रख दो, किधर भी रख दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर रख दिया Q3। और जो डिस्टेंस है ना, इसको देखो, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं ले रहा हूं, ये डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं R13। समझ में आ रही बात? सर ये कहां से आ गई R13? R13 क्यों ले रहे हैं? याद करो, मैंने आपको बताया था, इधर देखो ध्यान से, पोजीशन वेक्टर है इसका। इस बिंदु का स्थिति सदिश R1, इस बिंदु का स्थिति सदिश R2। इधर से एक लाइन जाती थी ऐसे, क्या कहते थे इसको? बताओ क्या होता था ये होता था, देखो ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, दोनों का सदिश योग करते थे हम। सदिश योग में देखो R21 वेक्टर लिखता था मैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा, ये x मान लिया मैंने। तो इसको जोड़ोगे R1, ये देखो इधर देखो, इसको जोड़ दो R1 वेक्टर प्लस, याद है क्या सदिश योग का त्रिभुज का नियम?
सदिश योग का त्रिभुज का नियम। R1 में क्या जोड़ेंगे, x, और ये किसके बराबर लिखेंगे, R2 के। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यही तो मैंने निकाला है ये, यानी R21 किसके बराबर होता है, R2 माइनस R1। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, R21। समझ में आया। तो इन सारे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को, इसको मानेंगे पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 1। इनके सबके स्थिति सदिश हैं। एक नंबर का स्थिति सदिश R1, 3 नंबर का स्थिति सदिश R3 और Q2 का स्थिति सदिश R2। समझ में आया। आप चाहो तो यह लिख सकते हो, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर। समझ में आया। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख दो स्थिति सदिश, यहां लिख दो R2 वेक्टर। क्लियर हो गई बात। यहां लिखो इसका स्थिति सदिश R3 वेक्टर। क्लियर है। अब आप मुझे इस वाली डिस्टेंस को बताइए। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ डिस्टेंस में पहले 1 आएगा कि पहले 3 आएगा, तो आप एक चीज याद रखें, एक याद करने का तरीका है, जो लोअर नंबर है ना, छोटा नंबर, वो पहले। समझ में आ रहा है। 3 और 1 में से छोटा कौन, 1। अब इधर लिख के दिखाओ, देखा मेरे को, ये वाली R2 3। वेरी गुड है ना, ये आ जाएगी R2 3। वेक्टर से लेना देना नहीं है, क्योंकि ऊर्जा वेक्टर नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा सदिश राशि नहीं होती है, तो आपको इसकी दिशा का कोई खास मतलब नहीं है। बस ये लेंथ पता लगनी चाहिए कि लेंथ कितनी है। ये वाली लेंथ बता दो, 1 और 2, R12 वेक्टर। क्लियर हो गई। अब ये सारी डिस्टेंस मेरे पास में आ गई हैं। प्रोसीजर ये रहेगा, सबसे पहले 1 को लाया जाएगा, उससे पहले 2 को लाया जाएगा, फिर किसको लाया जाएगा, 3 को लाया जाएगा। और इनिशियली ये खाली होगा, बिल्कुल शुरुआत में ये खाली होगा, सबसे पहले कोई आवेश नहीं होगा। और सबसे पहले Q1 को लाएंगे, मैंने कल भी बताया था। आप मेरे को ये बता दो कि सबसे पहले अगर Q1 को लाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 0। क्यों भाई, क्योंकि पहले से कोई आवेश नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो अपने को क्या करना है अब इसमें, सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाना। टॉपिक का नाम लिख लिया, 2 से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। डायग्राम बना लो फटाफट, और फिर 4 लाइनें लिखनी है। अर्थात W1 बराबर 0, अर्थात W1 बराबर 0। ठीक है, यहां W1 कौन है, Q1 को लाने में किया गया कार्य। इसके ब्रैकेट में लिख देंगे Q1 को लाने में, Q1 को लाने में किया गया कार्य, Q1 को लाने में किया गया कार्य, Q1 को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, इसके बाद किसको लाया जाता है, Q2 को। लाइन चेंज करेंगे, लाइन चेंज करके लिखो, इसके पश्चात, इसके पश्चात Q2 को लाया जाता है, इसके पश्चात Q2 को लाया जाता है। ठीक है, Q2 को Q1 के कारण उत्पन्न Q2 को Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। Q2 को Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्लियर है। माना यह कार्य, माना यह कार्य W2 है, माना यह कार्य W2 है। समझ में आया। तो W2 कैसे निकालूंगा मैं, W2 याद है ना अपने को। अब किसको और किसको पास में ला करके रख रहे हैं हम, Q1 के पास किसको ला करके रख रहे हैं, Q2 को। कितना कार्य करना पड़ता है याद है, कितना होता है, W बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। समझ में आई बात। तो यहां मैं लिखूंगा, तो W2 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर है।
इसको लिख दो, ये समीकरण नंबर ये W2 की वैल्यू हो गई। चलो समीकरण रहने तो W2 की वैल्यू लिख, हो गया ये। अब लिखेंगे, अब किसको लाएंगे? तीसरे को लिखो इसके पश्चात। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इसमें मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं W3 के लिए Q1 के विरुद्ध कार्य प्लस Q2 के विरुद्ध कार्य। समझ में आया? तो W3 को अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा Q1 के विरुद्ध कार्य, किसके विरुद्ध? Q1 के विरुद्ध कार्य, और प्लस करके लिखूंगा मैं इसको Q2 के विरुद्ध कार्य। कुछ समझ में आया? Q2 के विरुद्ध कार्य। और अब अपने को करना क्या है? दोनों का अलग अलग। अब मुझे बताओ Q1 के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा? 0 कैसे हो जाएगा? 0 कैसे हो जाएगा भाई? Q1 के पास में ला करके रख रहे हो किसको? Q3 को। तो ये फॉर्मूला देखो, W3 की वैल्यू आएगी K Q1 Q3, और Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R13। बस इसी तरह करना होता है इनको। प्लस Q2 के विरुद्ध किया गया कार्य, Q2 से कितनी दूरी पर ला करके रखा Q3 को? R23। तो और आवेश वो ही रहेंगे जो आने वाला और जो रखा हुआ है। आने वाला कौन है? Q3। किसके पास ले जा रहे हो? Q2 के पास। तो इसको लिखेंगे K Q2 Q3, और बटे में लिख देंगे इसको R23। समझ में आया? ये हमारा हो गया W3। इसको कॉपी कर लो पहले यहां तक फटाफट, फिर नेक्स्ट इसको पेज को। U बराबर कौन है? कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और U की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? मैं लिखूंगा U बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। ये अपने को पता है U बराबर 0 प्लस W2 बताओ, K Q1 Q2 R12। भाई इसको देख के भी लिख सकते हो, 1 2 छोटे वाले को पहले ले लो। समझ में आ रहा? प्लस K, इसको देखो Q1 और Q2 ऑलरेडी है, तो इसको लिखेंगे Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3, और नीचे लिखेंगे R23। समझ में आया? यही है, 0 को हटा दो एक बार, बस यही ऊर्जा है। U बराबर आ जाएगा मेरे पास K Q1 Q2 बटे R12, और प्लस में आ जाएगा K Q1 Q3 बटे R13, और प्लस में आ जाएगा K Q2 Q3 अपॉन R23। कॉपी करो, यही है 3 आवेशों के लिए। और अब मैं इसी डेरिवेशन को कन्वर्ट कर दूंगा n आवेशों के लिए। कितने आवेशों के लिए? n आवेशों के लिए। समझ में आ रहा है? इसी फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट कर देंगे? n देखो, ये वैल्यू 1 1 2 बढ़ती रहेगी आगे तक। तो मैं बता रहा हूं कि ये कैसे आएगी आगे। पहले इसको समी इक्वेशन को लिख लो। ये ध्यान रखना, ये कितने आवेशों के लिए है? 3 के लिए, है ना? 2 से अधिक 3 लिए ना हमने, तो 3 के लिए हो जाएगी ये। ठीक है? टू, समझ में आया? 1 1 3 3 2 2 3 3, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है? एक को ले लो I, दूसरे को ले लो J, डबल समेशन लगाओ। I की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, कहां खत्म करो? कितने चार्जेस ले रहा हूं? n, तो n तक खत्म होगी। ठीक है? I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, दूसरे समेशन J की वैल्यू 1 से लेकर n तक। समझ में आया? बस इतना ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर कभी भी I की वैल्यू बराबर नहीं होगी किसके? J के। आपको कोई भी इक्वेशन ऐसी लग रही हो क्या जिसमें R11 हो, Q2 और दूसरा भी Q2 हो,
है ना। तो आई की वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी, जे के बराबर। और जब आप इसमें रिपीट करोगे ना तो एक चीज ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके फॉर्मूले में लास्ट में 1/2 आता है। जब मैं समेशन करूंगा ना तो लास्ट में 2 आएगा, 1/2 आधा करेंगे। ये मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये क्यों आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इसको पहले तो देखो लिखेंगे कैसे, एक चीज मैं पहले ये बता रहा हूं कि इसमें डबल चार्जेज होंगे तो कैसे लिखेंगे इसको। देखो डबल चार्जेज होंगे तो देखो कितने चार्जेस, सॉरी डबल नहीं, एन चार्जेस। यदि कितने आवेशों से बना हुआ निकाय हो, यदि एन आवेशों से बना निकाय हो, यदि एन आवेशों से बना निकाय हो तो क्या करेंगे इसको, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाता है कुछ इस तरह का। तो इसको लिख देते हैं, देखो U बराबर हो जाता है, एक समेशन तो यहां लगेगा और यहां लिखना है 1/2। ये 1/2 कहां से आया मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। I की वैल्यू 1 से लेकर I की वैल्यू n तक, क्लियर बात। सिंगल समेशन से काम चलेगा नहीं, कितना समेशन आएगा, डबल समेशन। क्यों भाई डबल क्यों, एक I के लिए और दूसरा J के लिए। J की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, J की वैल्यू खत्म होगी n तक। किसमें नहीं, ये कंडीशन किस में रखेंगे, अरे ये तो I हो गया और ये I खत्म, ये J स्टार्ट हुआ, ये J खत्म। मैं कंडीशन लिख दूंगा कि I को किसके बराबर नहीं रखना, J के बराबर। क्लियर हो रही बात। अब इसमें देखो, इसमें K जो है उसको यही रहने दो, K को, K Q I, समझ में आया। और यहां लिखो Q J और बटे में लिखो R I J। क्लियर है बात, समझ में आ गया। ये n चार्जेस के लिए फाइनल फॉर्मूला होता है। अब बात ही आती है कि सर आपने डबल क्यों लगाया। इधर देखो ध्यान से, I का मान कभी बढ़ता हुआ 2 पहुंचेगा, होगा I का मान 2 आएगा, क्लियर है। और I का मान 2 आएगा और मान लीजिए उस टाइम J का मान है 3, समझ में आया। I का मान है 2 और J का मान है 3, तो R के नीचे क्या लगेगा, 2 3 या 3 2, 2 3, समझ में आ रहा है। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि उसी टाइम I का मान तो हो जाएगा 3 और J का मान हो जाएगा 2, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी। तो उसी टाइम आपको देखने को मिलेगा कि वहां हो जाएगा R 3 2, जबकि एक्चुअल में इन दोनों सदिशों में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया। अरे चाहे आप R23 लिख दो चाहे R32 लिख दो, बात तो एक ही है। ये कौन कौन से चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, 2 और 3। तो 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस वही होगी जो 3 और 2 के बीच की होगी। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, सेम है। समझ में आया। और जब समेशन करोगे तो समेशन को क्या पता, वो तो ये भी लिखेगा, लिखेगा कि नहीं लिखेगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक चीज 2 बार रिपीट हो गई, यही काम चार्जेस के साथ में होगा। यहां आ जाएगा देखो एक बार Q1, यहां आ जाएगा Q2, फिर दूसरे में आ जाएगा Q2 Q1, फॉर्मूला तो सेम है। अरे Q1 को Q2 से गुणा करने का मतलब वही है Q2 को Q1 से गुणा करने का, लेकिन समेशन के लिए अलग अलग है दोनों। समेशन के लिए अलग अलग क्यों है, समेशन के लिए यहां की वैल्यू 1 है, यहां की वैल्यू 2 है, दूसरे समेशन के लिए यहां की वैल्यू 2 है, यहां की वैल्यू 1 है। तो समेशन क्या करता है, एक टर्म को कितने बार रिपीट करता है, 2 बार। और एक्चुअल में 2 बार होती है कि नहीं होती, जो फॉर्मूला डराइव किया था उसमें कभी 2 बार था क्या कुछ, एक्चुअल में 2 बार नहीं होती। तो कोई चीज अगर डबल है, कोई आंसर आना चाहिए 4 और वो डबल बार आता है, डबल बार मतलब 4 में एक बार और 4 जुड़कर आता है, समझ में आया। तो 4 और 4 आंसर कितना आया, 8। तो मेरे को आंसर डबल आता है, इसकी समीकरण की समस्या है कि ये आंसर को कितनी बार लेकर के आती है, डबल बार। तो अगर मेरे को डबल बार आंसर नहीं चाहिए तो मैं इस आंसर में परमानेंट एक यहां ब्रैकेट में लगा देता हूं बाहर, हमेशा ये जो भी आंसर आएगा ये कितना होकर बाहर आएगा, आधा होकर बाहर आएगा। नहीं आई बात समझ में। तो ये टर्म जितनी मेरे को आंसर चाहिए 4 जबरदस्ती जुड़कर आता है, तो मैं बाहर 2 से भाग दे दूंगा, 2 से भाग दे दो इसको हमेशा,
8 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 4। आप जो आंसर चाहते थे वो आ जाएगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि इसमें टर्म डबल बार रिपीट होती है, तो डबल बार रिपीट होंगी तो सब टर्म में 2 कॉमन आएगा। आएगा नहीं आएगा? ध्यान से देखो, 2 + 3, फिर कहीं 2 आया, फिर कहीं 3 आया, तो 2 बार 3 बार, इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये एक बार बच जाएंगे अंदर। समझ में आ रही बात? तो ये 1/2 मैंने किस लिए लगाया, क्लियर हो गया? ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया कौन सी ऊर्जा के लिए? एन आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा। क्लियर हो गई बात? अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखो। ये स्थितिज ऊर्जा कंप्लीट हो गई, अब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आती है। द्विध्रुव की भी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। किसी द्विध्रुव को जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में करना होता है, टॉपिक का नाम तो बाद में डालना, पहले इधर सोच देखिए। ये है एक समान विद्युत क्षेत्र। कौन सा विद्युत क्षेत्र? और इसमें ये जैसे मान लीजिए ये माइनस का क्यू और ये कौन सा क्यू, अब ये थीटा कोण पर स्थित है। आपको इसको घुमाना है ना, मान लीजिए और एंगल से घुमाना है, तो क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, अपने आप थोड़ी घूमेगा। और ये कौन सी गति दे रहे हैं आप इसको? कोणीय गति या रेखीय गति? कोणीय गति। रेखीय गति में वस्तु क्या करती है? अपनी स्थिति को बदलती है, एक बिंदु से खिसक कर दूसरे बिंदु पर जाती है। उसके लिए बल जिम्मेदार होता है। उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? बल। अरे समझ में आया? किसी वस्तु को खिसकाने के लिए बल चाहिए, घुमाने के लिए बलाघूर्ण चाहिए। क्या आपने 11th क्लास में बलाघूर्ण पढ़ा था? कौन सा आघूर्ण बताओ, अगर किसी को फॉर्मूला आता है क्या इसका बलाघूर्ण? हाँ, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। दरवाजे को पकड़कर खोलने के लिए बलाघूर्ण चाहिए होता है, ना कि बल चाहिए होता है। अरे इसीलिए हैंडल ज्यादा दूरी पर लगाया जाता है, ताकि बल क्या लगाना पड़े? कम लगाना पड़े। समझ में आई कि नहीं बात? तो अपने को घुमाना है, इसको खिसकाना नहीं। तो बताओ बल लगाएंगे कि बलाघूर्ण? बलाघूर्ण। लेकिन वो अलग बात है कि बलाघूर्ण भी बलों के कारण ही उत्पन्न होता है। बल देखो किसी वस्तु पर कैसे लगने लग जाए। ये कोई लकड़ी की डंडी है, कोई लकड़ी की डंडी है, और ये इसके ऊपर कोई देखो ऐसे बल लगाओ, इसके मध्य बिंदु पर बल लगाओ आप, एक बल ऊपर की ओर, एक बल नीचे की ओर, ये भी 5 न्यूटन और ये भी 5 न्यूटन। बताओ ये किधर जाएगी? किधर भी नहीं जाएगी। 5 और 5 का रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। अब इन्हीं बलों को मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं, देखिए कोई इफेक्ट हो रहा है, ये घूमेगी, घूमेगी या खिसकेगी? ना तो घूमेगी नहीं खिसकेगी। अब इसी लकड़ी के ऊपर मैंने क्या किया, बलों की पोजीशन चेंज की मैंने। इस बल को नीचे वाले को मैंने शिफ्ट करके यहां लगा दिया, और इस वाले बल को मैंने शिफ्ट करके यहां लगा दिया। पहले वाली कंडीशन में सभी बलों का योग कितना था? दूसरे वाली कंडीशन में भी सभी बलों का योग कितना है? क्यों भी 0 नहीं लग रहा क्या? ये एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, टोटल जुड़कर कितने हो जाएंगे? 0। बलों का योग पहले भी 0 था और बलों का योग अब भी 0 है। तो जब बल लग ही नहीं रहा था, लेकिन अब वह वस्तु बताओ घूमेगी या इस गति करेगी? घूमने। अरे गाड़ी का स्टेयरिंग है, यूं मान लीजिए पकड़ लिया, और अगर इस हाथ को ऊपर ले जाते हैं, इस हाथ को नीचे ले जाते हैं, तो गाड़ी कौन सा टर्न लेगी? ये लेफ्ट टर्न। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, बलों की स्थिति को चेंज करने से गति उत्पन्न हो जाती है। पहले देखो ना ये घूम रहा था ना ये खिसक रहा था, दोनों में अंतर है, घूमने में और खिसकने में। और इसमें ये खिसकेगा नहीं, घूमने लग जाएगा। तो दो बल जब किसी दूरी पर लगने लग जाएं, दोनों का कार्यकारी बिंदु एक ही नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा था, दोनों बल एक ही बिंदु पर लग रहे थे। समझ में आया? लेकिन इस वाले में दोनों बल एक ही बिंदु पर नहीं लग रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो वस्तु खिसकने की बजाय घूमने लग जाएगी। और यही सिचुएशन जनरेट होती है हमारे किस में? बलाघूर्ण नहीं, द्विध्रुव में। किस में? द्विध्रुव में। द्विध्रुव के अंदर भी यही सिचुएशन जनरेट होती है। अब आप फटाफट नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिख लो एक बार, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। टॉपिक का नाम लिखो, द्विध्रुव को द्विध्रुव नहीं, एक समान विद्युत क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। लिखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में
एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। पहले तो यह हेडिंग लगा लो, और हेडिंग के अंदर अपने को सबसे पहले क्या करना है, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना। एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे डिनोट करते हैं? एक ही दिशा में रेखाएं होनी चाहिए और स्पेसिंग्स, स्पेस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये कौन सा क्षेत्र है? एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अब मैं इसको रख रहा हूं, देखो द्विध्रुव को। ये द्विध्रुव मान लीजिए अभी यहां रखा हुआ है ऐसे। ये कौन सा क्यू है? प्लस का क्यू। ये कौन सा क्यू है? माइनस का क्यू। और ये विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ई वेक्टर। क्लियर है? धनात्मक आवेश पर बल किधर लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इस पर बल लगेगा, बोलो ये रहा सर, F इज इक्वल टू क्यू ई। बोलो आया ना? और इस पर लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में बल लगेगा ये F वेक्टर माइनस का क्यू ई। अरे बल देखो ई वेक्टर के विपरीत दिशा में, ई वेक्टर के विपरीत दिशा, माइनस का मतलब विपरीत दिशा में। अब ध्यान से देखिए इसको, ये एंगल कितना है? थीटा पर रखा हुआ है ये। और अब मैं इसको ऊपर की तरफ घुमाता हूं ऐसे, और मैं इसको घुमा कर ले जाता हूं, मैं अल्प कोण से घुमाता हूं, है ना? देखिए जब आप इसको घुमाओगे ना तो टाउ की वैल्यू बदलती है। किसकी? बल आघूर्ण की वैल्यू बदलती है। तो बल आघूर्ण बदलने से कार्य जो निकालेंगे वो हम समाकलन करके निकालेंगे। समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, इसको नई पोजीशन, देखो ये घूमकर यहां आ जाता है, मान लीजिए कहां आ जाता है ये? अरे ये नेक्स्ट पोजीशन है इसकी। समझ में आया? और ये मैंने कितने डिग्री कोण से घुमा दिया इसको? ये कितने डिग्री कोण से घुमाया है? डी थीटा। क्लियर है? इधर घुमाया तो डी थीटा घुमाने में मेरे को कितना कार्य करना पड़ेगा? वो कार्य बराबर होता है डी डब्ल्यू। अल्प विस्थापन है, अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य भी क्या ले लूंगा मैं? अल्प कार्य। समझ में आया? तो पहले तो ये डायग्राम बना लीजिए फटाफट। डायग्राम के नीचे अपने को कितनी लाइनें लिखनी है? जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। ये फॉर्मूला कहां से आया भाई? टाउ इंटू डी थीटा। कार्य बराबर, देखो इधर देखो, अगर रेखीय विस्थापन हो रहा है ना, जैसे किसी वस्तु को यहां से उठाकर यहां ले जा रहे हो, कितना विस्थापन किया? ds। और इस पर बल कितना लगाया? F। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। लेकिन इसमें रेखीय विस्थापन है ही नहीं, इसमें कोणीय विस्थापन है। और कोणीय विस्थापन यानी वस्तु को घुमाने के लिए बल जिम्मेदार है कि बलागुण? बलागुण। तो इसमें कार्य जो होगा ना, यहां बल की जगह तो आएगा टाउ, और रेखीय विस्थापन की जगह आएगा कोणीय विस्थापन। अरे समझ में आया? तो डी डब्ल्यू अल्प कार्य बराबर हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। क्लियर हो गई बात? अब मेरे को पता है टाउ की वैल्यू क्या होती है, बताओ टाउ की वैल्यू बताओ। हम जानते हैं टाउ बराबर, याद है किसी को? टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। इसकी वैल्यू अपने को पुट करनी है, तो डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा ये पीई साइन थीटा इनटू में डी थीटा। अब इस इक्वेशन का मैं कर दूंगा समाकलन, मैं लिख दूंगा। अब मैं डी थीटा को छोड़ो, डी थीटा घुमाना नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि थीटा 1 से घुमाकर कहां ले जा रहे हैं? थीटा 2। मान लीजिए ये अभी कितने कोण पे रखा हुआ है? थीटा 1 पर। और मैं इसको घुमाकर कितने डिग्री कोण पर ले जाना चाहता हूं? थीटा 2 से। तो मैं इसको लिखूंगा यहां थीटा 1 से थीटा
2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। इस समीकरण का क्या कर दोगे? किया गया कार्य। इस समीकरण का समाकलन कर दो, कहां से कहां तक? θ1 से लेकर θ2 तक, θ1 से लेकर θ2 तक। क्लियर हो रही बात? समझ में आया? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पहले इसको कॉपी करो, करना है मुझे, क्या करना है, मैं लिखूंगा इसको dw का समाकलन करूंगा, और इसका समाकलन करूंगा मैं θ1 से लेकर के कहां तक? θ2 तक, और इसको लिख देंगे PE sin थीटा और d थीटा। P देखो कांस्टेंट है, द्विध्रुव है तो कांस्टेंट है। P थोड़ी, P कब बदलता है? जब आवेश बदले या फिर आवेशों के बीच की दूरी बदले, तो P थोड़ी बदलेगा। और विद्युत क्षेत्र तो हमने लगाया ये, वो तो कांस्टेंट है। P और E कांस्टेंट हो जाएंगे, और समाकलन ऑफ W को लिख दूंगा मैं, W, और ये बराबर आ जाएगा, देखो PE बाहर आ जाएगा। PE बाहर आने के बाद में साइन थीटा का क्या कर दो आप? समाकलन। ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ कॉस थीटा। कुछ समझ में आया? और नीचे की लिमिट θ1, अपर लिमिट θ2। इसको थोड़ा सा सोल्व करें, W बराबर हो जाएगा PE, और ये वैल्यू आ जाती है, अब देखो, माइनस का कॉस θ2। ठीक है, क्लियर है? अरे और ये cos θ1 पहले आ जाएगा, और माइनस ऑफ cos θ2। बस यही तो इक्वेशन है, यही तो इक्वेशन है। घुमाने में किया गया कार्य, कहां से घुमाया? θ1 से कहां ले गए? θ2 तक। समझ में आई बात? एक तो ये इक्वेशन अपने को याद रखनी है। और अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन है कि यदि θ1 जीरो हो, θ1 जीरो मतलब ये पहले कहां रखा हुआ था? 0 डिग्री कोण पर। और 0 डिग्री कोण याद करो कौन सी कंडीशन होती है? स्थाई साम्य। द्विध्रुव कौन सी साम्य में होता है? स्थाई साम्य में। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसके अंदर ध्यान से देखो, जब θ1 बराबर तो कितना हो? 0 हो, और तथा θ2 का मान थीटा हो। ये क्या कर रहे हो सर, ये समझ में आया? θ2 का मान 0 मतलब द्विध्रुव बिल्कुल ऐसे रखा हुआ था। इधर ही कौन है? विद्युत क्षेत्र। और इधर ही कौन रखा हुआ है? द्विध्रुव। तो इसका θ1 कितना हुआ? 0। और इसको घुमाकर ऐसे ले जाना है, तो उस कोण को मैंने बोल दिया थीटा। तो θ2 को मैंने बोल दिया थीटा, और θ1 को बोल दिया 0। अब इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करो, W बराबर हो जाएगा PE, और ये वैल्यू हो जाएगी cos 0। समझ में आ रही बात? θ1 की वैल्यू कितनी है? 0, और माइनस में लिखोगे आप cos थीटा। समझ में आया? और ये वैल्यू देखो, cos 0 का वैल्यू बताओ कितना होता है? cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और इसको लिख देंगे W बराबर ही U है, ध्यान रखना। U मतलब स्थितिज ऊर्जा है ना। W से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि ऊर्जा है ये। W कौन होता है? कार्य। हालांकि दोनों सेम है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का, दर्शाने का तरीका अलग अलग है। तो यहां U कर दूंगा मैं, और U बराबर आ जाएगा मेरे पास में P इंटू E, और ये वैल्यू हो जाएगी cos 0 की वैल्यू 1 माइनस ऑफ cos थीटा। ये हो गया द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य टोटल। क्लियर हो गई बात? इसको कॉपी करो, ये द्विध्रुव को घुमाने में किया गया क्या हो गया? अपना कार्य हो गया। क्लियर हो गई बात? एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, दिए गए निकाय की, दिए गए निकाय की क्या ज्ञात करें? स्थितिज ऊर्जा। प्लस का क्यू, ये भी प्लस का क्यू, और ये माइनस का क्यू, और ये कौन सा क्यू है? माइनस का क्यू। और ये एक वर्ग है, कौन है ये? वर्ग। और वर्ग की भुजा दे रखी है आपको कितनी?
डी। बात समझ में आ रही है क्या? अपने को करना क्या है, एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पर चार आवेश स्थित है, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, है ना। चार आवेश हो गए, दो तो प्लस के हैं और दो माइनस के हैं। अपने को करना क्या है, इस निकाय की क्या ज्ञात करनी है, स्थितिज ऊर्जा। पहले तो प्रश्न को कॉपी कर लो, निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? लग रहा है कुछ आइडिया लग रहा है? सबसे पहले किसी को भी ले आओ, आप इसमें से किसी को भी ले आओ सबसे पहले, है ना। सीक्वेंस उठाओ, देखो इसके कोने बना देता हूं मैं ए। चलो एक काम करो, इसको लिख दो ए, इसको लिख दो बी, इसको लिख दो सी, इसको लिख दो डी। सबसे पहले ए वाले को ले आओ, है ना। तो जब ए को लाओगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। फिर किसको ले आओ, बी को ले आओ। बी को लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। फिर किसको ले आओ, सी को, कार्य करना पड़ेगा। फिर किसको ले आओ, डी को। बस चक्कर ये है कि दूरियां बदलेंगी। जब मैं बी वाले आवेश को लेकर के आऊंगा तो बी वाले आवेश को कितनी दूरी पर ला करके रखा, डी, तो ये दूरी तो डी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं इसको ला करके रखूंगा सी वाले को, तो सी वाले को किस किस से लड़ना पड़ेगा, बी वाले से और ए वाले से, है ना। अब इसमें फॉर्मूला काम नहीं आता, ध्यान रखना। आप फॉर्मूले के अंदर देख रहे हो कि मैं वैल्यू कैसे कैसे लिखूं। आपको ये समीकरण डेरिवेशन जैसे मैंने किया था ना, वैसे ही लिखनी होंगी। समझ में आया? और फिर लास्ट में सबको क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। ये प्रश्नों को करने का तरीका है। प्रश्नों को करने का तरीका, पहले बिंदु ए पर आवेश को लाएंगे, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा कैसे इसको, देखो ए पर क्यू को लाने में कार्य, ए पर क्यू को लाने में कार्य, और इसको मैं लिख रहा हूं बराबर W1 बराबर 0। अब लिखो बी पर क्यू को लाने में कार्य है, और इसको मैं लिखूंगा W2, और W2 बराबर क्या लिखूंगा मैं इसको, हाँ बस ये ध्यान रखना। अब मैं कौन, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये ध्यान रख लेना, माइनस क्यू इंटू क्यू बटे दूरी बताओ डी। अरे समझ में आया? एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो Q1 में और Q2 में से एक माइनस का आ जाएगा, बाकी दोनों एक प्लस का है, तो नीचे कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, डी। ये समझ में आया? अब मैं लिख रहा हूं कौन से आवेश को ला रहे हैं, सी पर। कौन से बिंदु पर, सी पर आवेश को लाने में कार्य है। सी पर क्यू को, क्यू है कि माइनस क्यू है, प्लस क्यू को लाने में कार्य, और ये कार्य मैं कितना मानता हूं, W3। अब आप एक काम करो, पहले ये डिस्टेंस निकाल के दो मेरे को, तभी तो पता लगेगा। ये डिस्टेंस बताओ। अब देखो मैं सी पर लाऊंगा तो ए से कितनी दूरी पर है, ये डी पर है। अब अगर मैं सी पर आवेश को लेकर के आऊंगा तो सी वाला आवेश बी वाले से कितनी दूरी पर है, डी पर। लेकिन सी वाला आवेश ए से कितनी दूरी पर है, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण निकालना पड़ेगा मुझे, ये समझ में आई बात? और वर्ग के विकर्ण को कैसे निकालेंगे, ये कितनी है डिस्टेंस, डी, ये कितनी है, डी, पाइथागोरस थ्योरम, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ये आएगा, डी को बाहर ले लें क्या, चलो लिख दो √2, और बाहर कितना लिख देता हूं मैं, डी। आगे बात समझ में? अब ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि ये मैं कौन सी थ्योरम से निकाल रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर हो गई बात? तो सी पर प्लस क्यू को लाने में कार्य W3, और W3 की वैल्यू देखो आप। अब W3 को लेकर के आओगे तो सबसे पहले किससे लड़ेंगे, ए से। अरे यहां लेकर के आ रहे, पहले ए से लड़ेंगे, ए से लड़ेंगे, बीच की दूरी बताओ 2D। ये वाला चार्ज बताओ, देखो K Q, और ये भी कौन है, Q। बोलो ये प्लस, बोलो बाहर क्या आएगा, प्लस, और नीचे दूरी कितनी आ जाएगी, √2D। क्लियर है बात? अब आ जाओ, इसको लाने के लिए इससे लड़ना पड़ेगा,
ठीक है, तो यहां लड़ेंगे देखो माइनस, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस के इंटू क्यू और बटे में डी। ये कौन है? W3। क्लियर है? अब आवेश लाएंगे कहां पर? डी पर। क्यू को, क्यू है कि माइनस क्यू? माइनस क्यू को लाने में कार्य, लाने में कार्य, और इसको मानेंगे W4। क्या माना मैंने इसको? W4। और ये W4 की वैल्यू लिखो फटाफट। W4 को लाएंगे तो ए से शुरू करना है लड़ना, पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से। अब आप इधर ध्यान से सुनिए, पहले ए से लड़ेंगे, ए से लड़ेंगे तो के, ये क्यू, और ये लाए है माइनस का क्यू, माइनस बाहर लगा दू, माइनस का क्यू, और नीचे आ जाएंगे। देखो अब आप ए से लड़ रहे हैं, यहां कितनी डिस्टेंस पर आ रखा है लागत? डी पर, तो डी से डिवाइड कर देंगे, ध्यान रखना है माइनस लगाया है मैंने। और अब आगे क्या करना है? ए से लड़ चुके हैं, किससे लड़ेंगे? बी से। बी से ये माइनस और ये माइनस, बोलो क्या आएगा? प्लस के इंटू क्यू, और बी से डिस्टेंस बताओ, √2d। बी से लड़ चुके हैं, अब किससे लड़ेंगे? सी से, और रखा कहां है? ये रहा। ठीक है, माइनस के इंटू क्यू बटे में डी। आ गई बात समझ में? अरे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई कहीं? गड़बड़ तो नहीं है, इसको चेक करो। प्लस का क्यू, माइनस का क्यू, ठीक है, ये माइनस, ये माइनस का क्यू, माइनस का क्यू, प्लस, ठीक है, और ये प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू, प्लस और माइनस माइनस। अब आपको क्या करना है? सबको पता है, सबको जोड़ना है, फटाफट इनको सबको जोड़ दो। U बराबर आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। कॉपी करो इसको पहले तो फटाफट। W1 कितना था? 0 प्लस W2 लिखो रहे। चलो माइनस करो इसको ना, है ना, माइनस कितना आएगा ये? माइनस, अब इसको स्क्वायर कर लेना रे, क्यू इंटू क्यू को, के क्यू स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा? डी। और W2 कहां है? तो ऊपर तो ऐसे तो अच्छा खिसकेगा नहीं है। हाँ मुझे पता है, मैं करता हूं, कोशिश करता हूं। W1 हो गया, W2 लिख दिया, W3 ये रहा। W3 प्लस करो, W3 को प्लस करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? देखो K इंटू क्यू स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा √2d। ठीक है, माइनस का K इंटू क्यू स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा D। ये W3 ऐड हो गया, और अब इसमें ऐड कर देते हैं किसको? W4 है ना, ये रहा W4 माइनस K इंटू क्यू स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? D। समझ में आया? और प्लस कर दूंगा इसको, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2d, और माइनस कर देंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। भाई कुछ कट रहा है क्या इसमें? कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा। देखो ये तीनों टर्म्स तो किसकी है? ये चारों टर्म, एक, एक, दो, तीन और चार, ये चारों टर्म किसकी है? माइनस की। और ये कितनी टर्म है? एक और दो, ये किसकी है? प्लस की। अब आप एक बार देखो इसको ध्यान से, क्या करेंगे? u बराबर आ जाएगा मेरे पास, u बराबर देखो दो टर्म तो 2 इंटू के क्यू स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? √2d। समझ में आया? और ये सारी माइनस की टर्म है, ध्यान रखना। तो माइनस कितनी टर्म है? 1 2 कितनी है भाई? 1 2 3 एंड 4, तो 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। समझ में आया? ये भी आंसर नहीं है, थोड़ा कॉमन ले लो उसको। क्या ले लो? कॉमन। कॉमन ले इसको, देखो क्या आएगी वैल्यू? 2 इंटू, क्या कॉमन ले सकते हैं रेस में? देखो 2 को कॉमन लेने से, चलो 2 को ले लो कॉमन, ये कॉमन ले लो, 2 इंटू के क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ,
और डी भी तो आ रहा है, ठीक है ना, 1/√2, तो यह आ जाएगा 1/√2 माइनस कितना आया, -2, यही आंसर है। आ गई बात समझ में? कुछ समझ में आ रहा है क्या? चलो अगली क्लास में देखेंगे अपन, है ना।